दोस्तों, जिस तरह से ना सिक्के के दो पहलू होते हैं, उसी तरह से ना एक हर अच्छी मॉडिफिकेशन की डार्क साइड होती है जिसके बारे में कोई भी बात नहीं करता। अब आपको पता, मैंने अपनी गाड़ी में तमाम मॉडिफिकेशन करवा रखी है। कुछ परफॉर्मेंस से रिलेटेड, कुछ फंक्शनल मॉडिफिकेशन है, कुछ कन्वीनियंस से रिलेटेड, कुछ कंफर्ट से रिलेटेड और कुछ जो है वो कॉस्मेटिक मॉडिफिकेशन है। और जब भी मैंने अपनी मॉडिफिकेशन की बात करी, हमने हमेशा बात करी है कि उस मॉडिफिकेशन से क्या हमें बेनिफिट मिला, क्या फंक्शनैलिटी गेन हुई, बट कभी भी हमने बात नहीं करी है कि उस मॉडिफिकेशन को पाने के लिए क्या चीज़ मुझे खोनी पड़ी है। तो गाइज़, आज की वीडियो में ना मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ कि मैंने अपनी इस रेनो ट्राइबर में क्या क्या मॉडिफिकेशन कर रखी है और उस हर मॉडिफिकेशन से मुझे क्या नुकसान हुआ था और जो मैं आज भी भुगत रहा हूँ। मतलब जिसको वो क्या चीज़ें मैंने खो दी जिनको मैं मिस कर रहा हूँ। और आज की वीडियो देखने के बाद ना आपको एक चीज़ क्लियर समझ आ जाएगी कि जब भी आप अपनी गाड़ी में मॉडिफिकेशन कराने जा रहे हैं तो हमेशा उसके दोनों साइड प्रोज एंड कॉन्स को सोच के रखना है। अगर कॉन्स आप पे भारी पड़ रहे हैं तो वो मॉडिफिकेशन आपको कभी नहीं करानी है। आपको हमेशा देखना है कि उस मॉडिफिकेशन से आपको कितना फ़ायदा हो रहा है। तो चलो गाइस, ज्ञान की बहुत बातें हो गई। अब मैं क्विकली आपको डेमोन्स्ट्रेट करता हूँ क्या क्या हमारी गाड़ी में मॉडिफिकेशन है और क्या क्या चीज़ें, क्या क्या फंक्शनैलिटी मैंने लूज़ कर दिया। तो चलो शुरुआत ना एक्सटीरियर से करते हैं। सबसे पहली चीज़ जो मैंने मॉडिफाई करी है ना, वो है इसका एंटीना। तो आपने देखा होगा क्या, रेनो ड्राइवर में एक लंबा सा पुराने ज़माने का एंटीना आता है जिसको मैंने रिप्लेस किया है इस ब्लैक शार्क फिन एंटीना से। अब इससे बेनिफिट मुझे क्या मिला कि देखो, ओवरऑल गाड़ी की लुक जो है ना बहुत ही ज़्यादा स्पोर्टी लगती है। बट इसका डाउन साइड क्या मिला है कि जो इसकी रिसेप्शन है ना रेडियो की, वो उतनी बढ़िया नहीं है जितनी ओरिजिनल एंटीना की होती है, क्योंकि बहुत बड़ा एंटीना होता है। अब ये उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा डाउन साइड क्रिएट करेगा जो कि रेडियो जो है ना अपनी गाड़ी में एफएम वगैरह बहुत ज़्यादा सुनते हैं, क्योंकि कहीं पे भी अगर आपका लो रिसेप्शन वाले एरिया में जाते हो ना तो यहाँ पर थोड़ी सी डिस्टॉर्शन आने लग जाती है। मेरे लिए इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि मैं रेडियो बिल्कुल भी नहीं सुनता हूँ। मोस्टली मैं स्पॉटिफाई या अमेजन म्यूज़िक ही यूज़ करता हूँ। बट इसको मेरे को 1 साल से ऊपर हो गया है। लुक वाइज बहुत बढ़िया है, बट थोड़ी सी ना सिग्नल रिसेप्शन में प्रॉब्लम है। और सिर्फ इसी में नहीं, आप कोई भी इस तरह का शार्क फिन एंटीना लगाओगे सब में आपको ये प्रॉब्लम मिलने वाली है। छोटी सी प्रॉब्लम है, बट मुझे लगा कि आप लोगों को बता देनी चाहिए। अब अगर थोड़ा नीचे आए, बोनेट पे आप देखोगे ना तो मैंने एक और कॉस्मेटिक मॉडिफिकेशन कर रखी है। बोनेट पे एयर वेंट स्कूप लगाए हुए हैं। अब अगेन ये कॉस्मेटिक है क्योंकि इससे सिर्फ ना गाड़ी की लुक जो है वो थोड़ी स्पोर्टी हो जा रही है। थोड़ी क्या मतलब बहुत ज़्यादा हो जाती है। बहुत लोगों ने मुझे बोला बहुत अच्छी लग रही है, कुछ लोगों ने बोला कि इतनी अच्छी नहीं भी लग रही है। और अगर आपने मेरी ये वीडियो देखी होगी लगाने वाली, तो पहले मैंने इसको ना इस एरिया पे लगाया था, बट समहाउ उस पर मुझे इतना बाद में लगा कि इतना अच्छा नहीं लग रहा है, तो मैंने इसको एक्चुअल जो इसकी लोकेशन है वहाँ पर लगा दिया। अब इसका बेनिफिट ये मिला, जैसे मैंने बताया कि लुक जो है वो थोड़ी सी स्पोर्टी हो गई है। बट इसका डाउन साइड क्या है यार, जो इसके साथ डबल साइड टेप आई थी ना, वो इतनी बढ़िया क्वालिटी की नहीं थी। तो ओवर द टाइम जब आपकी गाड़ी ज़्यादा चलती है, इंजन हीट प्रोड्यूस करता है ना, तो वो लूज़ होने लग गया था। मतलब आप जब भी लोगे ये प्रॉब्लम आएगी आएगी बोनेट पे लगाओगे, क्योंकि हीट जो है प्रोड्यूस होती होती है। अच्छी से अच्छी डबल साइड टेप भी जो है ना थोड़ी सी ग्लू लूज़ कर जाती है। तो उसके बाद मैंने क्या करा, 3M की डबल साइड टेप लगाई इसके ऊपर पूरी उतार के। बट ओवर थोड़े टाइम बाद वो भी लूज़ होना स्टार्ट हो गई। तो अल्टीमेटली सोल्यूशन मुझे क्या मिला कि जो डबल साइड टेप अब इसके नीचे लगाओगे ना, उसको 2 लेयर में लगाना। एक बार लगाओ फिर एक बार दोबारा लगाओ, ताकि वो एक थिक बन जाए। उसके बाद से ना ये सही चल रहा है, बैलेंस। मतलब काफ़ी 1 डेढ़ 2 महीने हो गए, अभी तक प्रॉब्लम नहीं आई है। अब दोबारा आएगी तो मैं बता दूंगा। बट मोटा मोटा इसका डाउन साइड यही है कि ये परमानेंट सोल्यूशन नहीं है, दीज आर टेम्परेरी सोल्यूशन। तो ओवर द टाइम आपको इसको बार बार इसकी ग्लू चेंज करनी पड़ेगी। उसके बाद अगर आप थोड़ा सा और नीचे आओ तो मैंने एक और कॉस्मेटिक चेंज करा हुआ है, अगेन गाड़ी की एक अच्छी लुक देने के लिए। वो है कि बहुत सारे पार्ट्स ना गाड़ी के मैंने ब्लैकआउट करे हुए हैं। जैसे आपने देखा होगा एक ग्रिल पूरी ब्लैकआउट करी हुई है, इसके ऊपर हमारी बेसिकली क्रोम की गार्निश थी, वो पूरी की पूरी ब्लैकआउट कर दी, लोगों को ब्लैकआउट कर दिया, लोअर ग्रिल ब्लैकआउट है। और यही अगर आप साइड पे आओगे तो जो हमारे व्हील के पूरे कवर्स हैं ये पूरे ब्लैकआउट करे गए हैं। थोड़े गंदे हो रहे हैं, उसको इग्नोर करना। हमारा जो ORVM है वो ब्लैकआउट किया गया है। तो ओवरऑल जो है इससे हुआ क्या कि गाड़ी की जो लुक जो है वो बहुत ही प्यारी हो गया, क्योंकि ब्लैक और वाइट का जो कॉम्बिनेशन है ना बिल्कुल ही माफिया, बहुत ही डेडली लगता है। नो डाउट लुक बहुत प्यारी हो गया। इनफैक्ट पीछे भी ना मैंने, अब लोगो देखोगे, इसको भी ब्लैकआउट किया हुआ है। और ये पीछे रैप लगाया हुआ है, वो ब्लैकआउट नहीं है, तो वो तो बेसिकली स्टिकरिंग है। बट ओवरऑल इससे लुक जो है काफ़ी माफिया लुक हो गई है। बट इसका डाउन साइड जो है, और वो कॉमन डाउन साइड है, वो ये है कि
पेंट जो है ना इसका ओवर द टाइम 5-6 महीने बाद ना चिप ऑफ होना स्टार्ट हो जाता है। तो आपको हर 5-6 महीने बाद ना एक 150 रुपये की बॉटल आती है, उससे दोबारा आपको इसे रीपेंट करना पड़ता है एक अच्छी लुक मेंटेन करने के लिए। बाकी आप नहीं करेंगे तो भी चल जाएगा, बट अगर अच्छी लुक मेंटेन करनी है तो आपको हर 6 महीने में इसको रीपेंट करना पड़ेगा। जैसे अब 4-5 महीने हो गया, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो फ्रंट ग्रिल में देख रहे हो चिप ऑफ हो रहा है पेंट यहाँ पर। सामने भी देखो बिल्कुल फिनिशिंग थोड़ी सी ख़त्म सी लग रही है। यही अगर हम व्हील पे देखें तो देखो ये वाला ऑलमोस्ट ठीक है, ये वाले में देख रहे हो थोड़ा थोड़ा चिप ऑफ स्टार्ट हो गया है, क्योंकि इसमें एक बार मैं पेंट कर चुका हूँ। यही पीछे लोगों में देखोगे, देखो यहाँ पर भी थोड़ा सा पेंट उतर गया है। और ये इधर व्हील पे, ये देखो व्हील पे भी हल्का 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 पेंट जो है ना उतरना स्टार्ट हो गया। तो ये जो है ना इसकी मतलब एक ये है कि कांस्टेंट आपको पैसा खर्चना पड़ेगा इस लुक को मेंटेन करने के लिए। हर 6 महीने में 150-200 रुपये का आपका खर्चा आएगा, बट बेनिफिट वही है यार, आपके सामने है। मतलब कोई और ड्राइवर आपको ऐसी दिखेगी नहीं इस लुक में। तो गाइस अब आते हैं अगली मॉडिफिकेशन पे, जो कि एक मेजर फंक्शनल मॉडिफिकेशन है, वो है इसकी हेडलाइट्स। तो आपको पता होगा कि हमारी रेनो ट्राइबर का जो ओईएम हेडलाइट थ्रो है ना, बहुत ही बकवास है, बहुत ही घटिया है। तो मैंने इसको रिप्लेस करा हुआ है एलईडी सेटअप से, लो बीम में भी और हाई बीम में भी। तो आपने अगर मेरी कुछ टाइम पहले की वीडियो देखी होगी कि तो मैं लो बीम में अब इस टाइम पे 240 वॉट्स की नॉर्थ साइड की N70 एलईडी यूज़ कर रहा हूँ। थ्रो जो है मैसिव थ्रो है और सामने ग्लेयर भी इतना प्रोड्यूस नहीं करता। बहुत ही बढ़िया थ्रो हो गया, नो डाउट। बट जो डाउन साइड ये है कि जो इसकी हाई बीम है ना यार, वो बाय डिज़ाइन इतनी फॉल्टी है। आप कोई भी एलईडी उसमें लगा लो, थ्रो इतना इम्प्रूव नहीं होता है। तो वो ना हाई बीम वाली है, वो मुझे एक तरह से मनी वेस्ट ही लगी है। तो मेरी रिकमेंडेशन यही रहेगी कि आप इसका ना बजट अगर कंस्ट्रेंट है तो सिर्फ लो बीम को आप अपडेट करो एलईडी से। हाई बीम को करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैक्सिमम लो बीम ही यूज़ करनी पड़ती है। वो जो है एक तरह से मतलब मुझे तो पैसा वेस्ट ही लगता है इसका हाई बीम में। अभी तक मुझे कोई भी ऐसी एलईडी नहीं मिली है जो इसकी हाई बीम के थ्रो को ना बढ़ा पाई हो। अब इसी डाउन साइड के चलते हुए, और दूसरा हमारी इस गाड़ी में कोई फॉग लैम्प भी नहीं आता, तो उसी के चलते हुए मैंने एक और मॉडिफिकेशन करी। आप देख रहे हो यहाँ पर फॉग ऑक्सिलरी लाइट्स लगी हुई हैं। बहुत ही बढ़िया थ्रो है और इसके 2 मोड हैं। इनफैक्ट मैं आपको दिखाता हूँ। तो जो पहला मोड है ना वो ये है हमारा फॉग का, बेसिकली येलो लाइट और बिल्कुल नीचे डालता है। तो जब भी आप फॉगी सिनेरियो में चला रहे हो तो बहुत हेल्प करता है। बहुत ही बढ़िया थ्रो है। इनफैक्ट लो बीम के साथ भी आप इसे जला लोगे ना, पूरी सड़क जो है ब्राइट हो जाती है। बहुत ही बढ़िया थ्रो रहता है, इससे इसमें कोई शिकायत नहीं है। बट जो शिकायत है ना वो है इसके दूसरे मोड में। दूसरा मोड जो है इसका है वाइट लाइट का, जो कि है हाई बीम। अब मुझे लगा था कि इसका हाई बीम के साथ ना मेरी वो हाई बीम वाली जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी, बट इसका जो हाई बीम का थ्रो है ना वो सड़क पे ना आके बिल्कुल ऑलमोस्ट स्काई की तरफ या बिल्कुल सीधा जाता है। तो उससे 2 नुकसान है। एक तो कोई बेनिफिट हमें मिल नहीं रहा है हाई बीम का कि थोड़ा दूर तक जाए वो। दूसरा लोगों की आंखों में पड़ती है, तो उसको मैंने यूज़ करना बिल्कुल ही बंद कर दिया, क्योंकि मेरा मेनली यूज़ जो है लो बीम का था और फॉग नहीं था, तो मैंने ऑक्सिलरी लगाई थी। बट आप लोगों के लिए बता दूं कि अगर आप इसको इसलिए लगा रहे हैं कि इसमें मल्टी मोड्स हैं, तो इस वाइट वाले मोड का कुछ भी फ़ायदा आपको नहीं मिलने वाला है। अब आते हैं इसकी अगली मेजर मॉडिफिकेशन पे जो मैंने करी है, और वो करे हैं इसके टायर अपग्रेड। इसके आपको पता होगा जो टायर्स आते हैं वो C8 सिक्योर ड्राइव के आते हैं। अब मैंने इसको अपग्रेड किया है योकोहामा के अर्थ1 मैक्स से। अब इसका बेनिफिट क्या हुआ है कि यार ओवरऑल आप इसका ट्रेड देखो कितना ही बढ़िया ट्रेड है। तो जो हमें सड़क पे ग्रिप मिलती है ना वो एक नंबर मिलती है। आप वेट कंडीशन में चला रहे हो, सैंड में चला रहे हो, ऑफ रोडिंग कर रहे हो या गड्ढे में चला रहे हो, बहुत ही बढ़िया ग्रिप रहती है। गाड़ी ग्रिप नहीं छोड़ती है। ट्राइड एंड टेस्टेड है, मैंने इतनी ज़्यादा चला लिया है इसकी। आपने कितनी मेरी वीडियोस भी देख ली होंगी ट्रैवल की, माउंटेन्स ट्रैवल की, तो बिल्कुल ट्राइड एंड टेस्टेड हो गया है। और साथ में इस टायर की ना लाइफ भी बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है नॉर्मल टायर से, क्योंकि हार्ड कंपाउंड यूज़ किया हुआ है। बट अब बात करें इसके डाउन साइड की, तो यार इसका एक ही डाउन साइड है, और वो डाउन साइड है कि बहुत नॉइसी है। मतलब कैबिन में अगर आप म्यूज़िक सिस्टम आपने नहीं चला रखा ना, तो टायर की साउंड जो है कैबिन में आपको वो आती रहेगी। मतलब म्यूज़िक चलाना थोड़ा सा ज़रूरी हो जाता है। अब इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर मैं पहले से कंपेयर करूँ तो थोड़ा सा जो है ना कैबिन नॉइसी हो गया इस टायर की वजह से। मतलब जब ये पकड़ मेंटेन करके चल रहा होता है ना, आपको पता लगता है कि टायर से साउंड आ रही है, जस्ट बिकॉज कि हार्ड कंपाउंड है। बट बेनिफिट इसके इतने हैं कि उसको आप इग्नोर कर सकते हो। अब मैं आपको एक सजेशन देता हूँ, अगर आप ऑफ रोडिंग वगैरह बिल्कुल नहीं करते, सिर्फ सिटी में चलाते हैं और ट्रैवल भी इतना नहीं करते हैं माउंटेन्स वगैरह पे जहाँ पर सड़कें आपको ख़राब मिल सकती हैं, तो आप इस टायर को
रहने दे सकते हैं, इसकी जगह कोई और आप सीएट पे जा सकते हैं, कॉन्टिनेंटल पे जा सकते हैं, मतलब मैं जैसे बोल रहा हूँ मिशलिन पे जा सकते हैं जो थोड़ा सॉफ्ट कंपाउंड यूज़ करता है। बट मेरी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, परफॉर्मेंस के हिसाब से इस टायर का कोई भी मुकाबला नहीं है। अगर आप थोड़ी सी नॉइस को इग्नोर कर सकते हैं तो नथिंग लाइक दैट। तो मेरे हिसाब से मैंने बाहर से तो शायद सारा कवर कर लिया है। एक बार फिर भी क्विक वॉक अराउंड ले लेता हूँ कि कहीं मैं कुछ भूल तो नहीं गया हूँ, क्योंकि इतना कुछ करवा रखा है यार, खुद ही दिमाग में नहीं रहता है। इसके बारे में मैं आपको बता चुका हूँ, ये मैंने रैप करा हुआ है, खुद से ही करा था, कार्बन फाइबर वाला। बाकी ये जो है गंदगी है, तो इसमें यार कोई डाउन साइड बोलने की ज़रूरत ही नहीं है यार, इट्स लाइक अ स्टिकर, तो कोई ऐसा चेंज नहीं है। हाँ, दूसरा मैंने यहाँ पर ये टर्बो की ऐसी बैजिंग लगाई हुई थी, क्योंकि आपको पता मेरी गाड़ी में थ्रोटल कंट्रोलर भी लगा हुआ है, उसके बारे में भी अभी बात करते हैं। तो अगेन क्योंकि ये डबल साइड टेप से थी और ये मेटल की है, तो इसकी जो है ना ग्रिप जो अगेन इतनी अच्छी नहीं थी, तो मेरे को ना थोड़ी सी इसमें एल्फी यूज़ करनी पड़ी। अब एक तरह से परमानेंट हो गया, बट इतना है अब मैं इसे निकालूंगा ना तो पेंट चिप ऑफ होगा, अब मैं इसे कभी निकाल नहीं सकता हूँ। तो आप देख लेना, अगर आप इस तरह की मेटल की लगा रहे हो ना, तो आपको थोड़ी सी जो है ना उसकी ग्लू जो है वो अच्छी क्वालिटी की यूज़ करनी पड़ेगी। हाँ, तो यार ओवरऑल हमारा आउटसाइड तो पूरा कवर हो गया है। अब चलते हैं मेन कहानी पे, गाड़ी के अंदर। तो गाइस, गाड़ी के अंदर आते ही आपको मैं सबसे पहले मॉडिफिकेशन दिखाता हूँ, और वो है इसकी डोर नोब। अब यार जो रेनो ड्राइवर की डोर नोब आती है, आपने देखा होगा, मैं कम से कम 10-15 वीडियो इसके ऊपर बना चुका हूँ कि बहुत ही घटिया क्वालिटी की प्लास्टिक की आती है, पुराने ज़माने की, और हर दूसरे तीसरे महीने में कोई ना कोई डोर नोब ना टूट जाती है। तो अल्टीमेटली मुझे इसकी रिप्लेसमेंट मिल गई थी, और इसको लास्ट ईयर मैंने रिप्लेस किया था इस एल्यूमिनियम डोर नोब से। और देख रहे हो, एक तो देखने में बहुत अच्छी लग रही है, और दूसरी मेटल की है। देखो 1 साल हो गया, अभी तक एक भी डोर नोब जो है मेरी नहीं ब्रेक हुई है। तो मतलब स्टर्डीनेस जो है इसकी एक नंबर है। लुक जो है वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया, क्योंकि पहले वाली तो यार मतलब क्या बताऊं यार, 800 मारुति की आती थी ना उस टाइम की, वो प्लास्टिक वाली लगा रखी है। अब सारी चीज़ अच्छी नहीं मिलती है, कुछ डाउन साइड भी हमें देखने को मिलती है, और वो इसकी डाउन साइड ये है कि जो इसके अंदर की जो चूड़ी है ना, जो बेसिकली ये देख रहे हो कितनी सारी चूड़ियाँ यहाँ बनी हुई है, लेकिन जो इसके अंदर बनी हुई है, इसके होल के अंदर, वो सिर्फ एक ही चूड़ी दी गई है। देख रहे हो, एक बार बस बंद हो गया, उसके बाद दोबारा नहीं घूमेगी, मतलब एक ही लॉक है, घुमा के वहीं पर ये रुक जाती है। अब इससे डाउन साइड ये मिलता है कि 2-3 महीने बाद ना, जैसे आपकी गाड़ी अगर बहुत ज़्यादा गड्ढों में चलती है, तो कोई ना कोई एक डोर नॉब ना इस तरह से लूज हो चुकी होती है। देख रहे हो, मतलब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, देखो ये अभी पूरी टाइट हो चुकी है, क्योंकि एक ही चूड़ी है। अब इसको मेरे को खोलना है ना, तो सिर्फ मेरे को इसे एक बार घुमाना है बस। अब देख रहे हो, ये पूरी ऐसे ही निकल जाएगी ये। तो मेरे हिसाब से कम इसके अंदर 3 चूड़ियाँ होनी चाहिए थी। अब डाउन साइड यही होता है, जैसे मैं बता रहा हूँ कि हर 2-3 महीने में बहुत ज़्यादा गड्ढों पे चलाने पे ना ये एक आध लूज़ हो जाती है, तो आपको करना क्या होता है, और फिर आवाज़ आने लग जाती है। अब गाड़ी चलती है क्योंकि ये इस तरह से हिलती है, ये तो बस आपको इसको घुमा के टाइट करना पड़ता है। ये एक इसका छोटा सा इकलौता डाउन साइड है, अदरवाइज कोई भी प्रॉब्लम नहीं है इसमें। बट ये जो प्रॉब्लम है ना, कुछ लोगों को अनॉय कर सकती है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं अगली बहुत ही मेजर मॉडिफिकेशन की, और वो है इसकी परफॉर्मेंस मॉडिफिकेशन। अब बहुत लोगों को ट्राइबर से शिकायत है कि इसका 1 लीटर का इंजन है, इसका पिकअप इतना बढ़िया नहीं है। तो उस शिकायत को दूर करने के लिए आज से 2 साल पहले मैंने अपनी गाड़ी में गॉट बूस्ट का थ्रॉटल कंट्रोलर लगवाया था, जिससे जो है इसका पिकअप जो है एक नंबर हो चुका है। मतलब गाड़ी ऐसे भागती है कि मैं बता नहीं सकता। इस टाइम पे पूरे इंडिया में मैं बता रहा हूँ, कोई भी ऐसी ट्राइबर नहीं होगी जिसका स्मूथनेस और परफॉर्मेंस जो मेरी गाड़ी जितनी है। उसके मल्टीपल रीज़न है, और उसमें एक मेजर रीज़न जो है ना, ये थ्रॉटल कंट्रोलर प्ले करता है। अब ये तो मैं अच्छी बातें बता रहा हूँ, देखो इसमें बहुत सारे मोड्स हैं, मैं क्विकली बताता हूँ। जैसे अभी मैं एआई मोड में चल रहा हूँ, जो कि एक माइलेज और परफॉर्मेंस का एक मिक्स मोड है, कि आपका जिस तरह से एक्सेलरेटर प्रेस करेंगे, हल्का रख रहे हैं पंजा तो माइलेज देगा, भारी प्रेस कर रहे हैं तो पिकअप अच्छा देगा। तो एक बैलेंस मेंटेन करता है, और यही 99% लोग यूज़ करते हैं। अब इसमें बहुत सारे मोड है, जैसे एआई, वॉले मोड, ऑफ रोड, इकोनॉमी मोड, लर्नर मोड, रैली मोड, जो कि बहुत ही मतलब गाड़ी को रॉकेट बना देता है बेसिकली। नॉर्मल मोड जैसे ओईएम है, बूस्ट मोड, बूस्ट प्लस मोड, और रेस मोड, ड्रैग रेस मोड। ठीक है, तो अब लोगों को ये मिथ है कि इस डिवाइस से गाड़ी की माइलेज बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। बिल्कुल भाई बढ़ती है, अब आपको समझने की जरूरत है, बिल्कुल बढ़ती है, लेकिन वो डिफरेंट मोड है। अगर आपको सिर्फ माइलेज बढ़ानी है तो उसके लिए आपको इसका इको मोड पे जाना पड़ेगा, और द मोमेंट आप इको मोड पे गए, गाड़ी की परफॉर्मेंस बिल्कुल ही खत्म हो जाती है। गाड़ी बहुत ज़्यादा दब के चलती है, क्योंकि थ्रोटल रिस्पॉन्स पूरा सप्रेस हो जाता है। माइलेज मिलती है नो डाउट, बट उस माइलेज का क्या फ़ायदा जब गाड़ी चला के मज़ा ही ना आए। पहले ही 1 लीटर इंजन है, लोगों को पिकअप से शिकायत है,
और आप इको कर दोगे तो भैया फिर तो बंटा धार ही है मेरे हिसाब से। मैंने इस मोड को 2 साल में आज तक यूज़ नहीं किया है, पहली बार टेस्टिंग के लिए यूज़ किया था, हाथ जोड़ लिया मैंने। तो मोस्टली जो मैं सबसे ज़्यादा मुझे इंपॉर्टेंट मोड लगता है वो इसका लगता है बूस्ट प्लस मोड। इसमें भी माइलेज ठीक ठाक रहती है, मतलब ड्रॉप होती है, इतनी ज़्यादा नहीं होती है, और परफॉर्मेंस भी बहुत बढ़िया रहती है। और दूसरा एआई मोड, जिसमें मैं अभी गाड़ी चला रहा हूँ, अभी हाईवे ड्राइविंग के लिए बहुत बढ़िया है। तो मैं ये बता रहा हूँ कि इसका डाउन साइड ये है कि अगर आप इस डिवाइस को इसलिए ले रहे हैं कि आपकी गाड़ी की माइलेज बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी और परफॉर्मेंस भी बढ़ जाएगी, तो ऐसा नहीं है। उसके लिए आपको स्पेसिफिक मोड में जाना पड़ेगा, और हर मोड का डाउन साइड है। आप परफॉर्मेंस मोड में जा रहे हैं, रैली मोड यूज़ कर रहे हैं, परफॉर्मेंस 1 नंबर मिलेगी, माइलेज ड्रॉप हो जाएगी 2 से 3 तक भी हो सकती है, 2 तो मान के चलो। इकोनॉमी मोड यूज़ करोगे, माइलेज बढ़ जाएगी, लोगों की 50-50% बढ़ गई है, बहुत लोगों की, कईयों की 20% बढ़ी है, बट आप गाड़ी बिल्कुल दब के चलेगी, तो वो लेने का फायदा नहीं है। तो ये डिवाइस आपको इस प्रोज एंड कॉन्स को समझ के लेना है। मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंस प्ले कर रहा है डिवाइस, क्योंकि इसमें और भी मोड हैं। जैसे एक ऑफ रोड मोड है, वो करता क्या है कि जब भी आप सैंड में फंस गए, वेट में फंस गए, थोड़ी बहुत स्नो में फंस गए, आपको बाहर निकाल देता है। कितनी बार मैं फंसा हूं, मैंने वीडियो में भी दिखाया, मैं बाहर निकल जाता हूं। या जो इसका एआई मोड है, पावर मेरे को मिलती है हाईवे पे, या बूस्ट प्लस है। तो ओवरऑल आपको अपनी नीड समझनी है, सिर्फ देखा देखी में नहीं लगवाना, क्योंकि इट्स अ कॉस्टली डिवाइस। अब 20-21 हज़ार का आता है, तो आपको समझना है, सिर्फ माइलेज के लिए लगवा रहे हैं, डू नॉट यूज दिस डिवाइस। क्लियरली मैं बता रहा हूं, किसी को बुरा लगे चाहे ना लगे, माइलेज के लिए अगर आप ये डिवाइस ले रहे हैं तो मत लेना। एक बैलेंस परफॉर्मेंस के लिए आप ले सकते हैं, अपने नीड समझो। और बहुत लोग मेरे से पूछते हैं सिर्फ गॉड बूस्ट लगवाना है या विंड बूस्टर लगवाना है, दोनों में से यार कोई भी लगवा लो, बोथ आर इक्वली गुड। तो दोस्तों, जो अगली मॉडिफिकेशन मैंने अपनी गाड़ी में कर रखी है वो है कि एक्सटर्नल टीपीएमएस, सोलर पावर्ड जो है, मैंने टीपीएमएस लगवा रखा है अपनी गाड़ी में। 3 साल से ऊपर हो गए हैं इसको लगे हुए, मेरे ख्याल से 4 साल ही हो चुके हैं। और ये बिल्कुल, मतलब फ्रैंकली स्पीकिंग, इसने एज सच कभी भी कुछ भी प्रॉब्लम नहीं दी है। अब जाके लगभग 2-1 महीने पहले ना इसके 2 सेंसर जो है वर्क करना बंद हो गया, मुझे चेक करना पड़ेगा, तो उनमें कार्बन डिपॉजिट आ गया या वो खराब हो गया। फ्रंट का जो है लेफ्ट साइड वाला और रियर का राइट वाला, आप देख रहे हो दोनों, क्योंकि दिखा नहीं रहे नंबरिंग, ये दोनों वर्क नहीं कर रहे हैं। बट ओवरऑल इसकी परफॉर्मेंस बहुत ही बढ़िया रही है। हमेशा मैंने रिकमेंड किया है, ये स्काई शॉप कंपनी का था शायद ये। बट इसमें एक छोटी सी प्रॉब्लम जो मुझे हर बार आती है ओवर द टाइम, जैसे 2-3 महीने में एक बार आ जाती है, कि इसका ना कोई भी एक सेंसर जो है ना, वो रीडिंग को पॉज कर देता है, मतलब जैसे हैंग हो जाता है, 38 पे आगे वो पॉज हो जाता है, और वही रहती है, चाहे आपकी टायर प्रेशर जो 34 हो जाए या 36 हो जाए, वो कुछ टाइम के लिए हैंग हो जाता है। फिर करना क्या पड़ता है, थोड़ी देर आप गाड़ी खड़ी कर दो, 15-20 मिनट, उसके बाद वो रिकैलिब्रेट हो जाता है। ये प्रॉब्लम मेरे को 10-15 बार आ चुकी है, मतलब ऐसा नहीं पता कब आएगी, बट 2-4-5 महीने में ना कोई एक बार आ जाती है। तो वो पता कैसे लगता है, पहले तो मैं कंफ्यूज रहता था, वो रहता है कि जो है रीडिंग इसकी 38 हो जाती है, और जो टेम्परेचर है वो भी 38 हो जाता है, तो दोनों ही एक कांस्टेंट उस पे फिक्स हो जाते हैं। बट उस छोटी सी प्रॉब्लम के अलावा ऐसा जिसमें कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आई है आज तक। इसको मुझे बैटरी से चार्ज करने की जरूरत नहीं पड़ी है 4 साल में, क्योंकि इसके ऊपर सोलर पैनल लगा हुआ है। देखो अभी भी इसकी बैटरी फुल दिखा रहा है। अब 15 मिनट धूप में लेके निकलते हो, रोशनी में लेके निकलते हो, इसकी बैटरी जो है पूरी तरह से चार्ज हो जाती है। तो छोटा सा इसका ग्लिच था, मुझे लगा वो भी आपको मैं बता दूं। तो दोस्तों, अब बात करते हैं नेक्स्ट मॉडिफिकेशन की, जो कि सिक्योरिटी से रिलेटेड है, वो है डैश कैम। अब आपको पता होगा, मैंने अपनी गाड़ी में रेड टाइगर का 3 चैनल डैश कैम लगवाया हुआ है, F17 एलीट। और सच बताऊं, 1 साल हो गया इसे लगाए हुए, सच बताऊं, इस जैसी परफॉर्मेंस अभी तक मुझे इंडिया में किसी डैश कैम में देखने को नहीं मिली है। वीडियो क्वालिटी क्रिस्प एंड क्लियर, ऑडियो क्वालिटी क्रिस्प एंड क्लियर, और इंटरफेस स्मूथ, क्रिस्प एंड क्लियर। कितनी सारी वीडियोस मैं अब इंस्टाग्राम पे डाल चुका हूँ, यूट्यूब पे डाल चुका हूँ, उससे आपको इसकी क्लैरिटी, नाइट की मैं बता चुका हूँ, दिन की, रेनी सीजन में, मतलब कितनी वीडियोस। और हर आए तीसरे चौथे दिन कोई ना कोई फुटेज मेरे को मिल जाती है आप लोगों को दिखाने के लिए, जो कि मैं डाल देता हूँ। एज सच फंक्शनली कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। एक छोटा सा जो मेरे को इशू फेस करना पड़ रहा है इसके साथ, वो मैं आपको बताता हूँ। अब ध्यान से देखना, या मैं क्लिक करता हूँ, ये आप देख रहे हैं ऊपर ये माइक्रोफोन का साइन बना हुआ है। ये बता रहा है अभी कि भाई इसका जो माइक्रोफोन है वो इनेबल्ड है। इसको मैं डिसेबल भी कर सकता हूँ। देखो दोबारा टैप करूंगा, ये देखो अब ये हो गया डिसेबल। अब इसकी कोई भी वीडियो रिकॉर्डिंग होगी तो उसमें वॉइस नहीं आएगी। अब नॉर्मली हमें वॉइस चाहिए होती है, तो मैं इसको हमेशा इनेबल रखता हूं। अब होता पता है क्या है, जब भी इसका कार्ड जो है, एसडी कार्ड जो है, वो फुल होने वाला होता है, हालांकि कभी भी ऐसा नहीं होता फुल होके बंद हो जाएगा, वो रीराइट होना शुरू हो जाता है ओल्ड वीडियो पे, लेकिन जब भी वो फुल होने वाला होता है, ऑटोमेटिकली समटाइम्स ये जो माइक जो है ना, ऑटोमेटिकली डिसेबल हो जाता है।
अब कई बार बहुत बार होता है ऐसा कि उस टाइम पे जो भी मेरी फुटेज है और मेरे को वो उस टाइम पे इंपॉर्टेंट फुटेज चाहिए होती है, तो मैं जब उसको मोबाइल में डाउनलोड करता हूँ उसमें ऑडियो ही नहीं होती है, फिर यहाँ आके देखता हूँ तो वो डिसेबल हो रखा होता है। अब ये मुझे समझ नहीं आया, या ये इसका कोई फीचर है, कोई सेटिंग है, मुझे अभी तक मिली नहीं है। सेटिंग से कंट्रोल हो रहा है, आपको बताओ तो आप मुझे बता देना। बट थोड़ा सा ये अनोइंग हो जाता है कि अगर उस टाइम पे कोई इंपॉर्टेंट फुटेज है, एविडेंस है जो आपको लेना है, वीडियो तो आपको मिल जाती है, ऑडियो जो है वो मिस हो जाता है। तो एक छोटा सा इसमें मुझे ग्लिच दिखा है। अब वो ग्लिच है या कोई सेटिंग है वो थोड़ी सी मुझे और रिसर्च करनी पड़ेगी, बट मुझे लगा आपसे ये साझा करना बहुत ही ज़रूरी है। बट हाँ, ये जो है अगर आपका बजट अच्छा है तो भैया आंख बंद करके इस डैश कैम को ले लेना, किसी और को मत देखना। थोड़ा सा बजट कम है, 15,000 तक है, तो इसी का छोटा भाई आता है F17। ये F17 एलीट है, वो F17 है, वो भी 3 चैनल डैश कैम है, वो भी बहुत ही बढ़िया है। उसमें टच स्क्रीन वगैरह नहीं है, वॉइस कंट्रोल वगैरह नहीं है, बट उसकी भी वीडियो क्वालिटी बहुत ही बढ़िया मिलेगी आपको। भाई साहब बोलते बोलते मैं थक चुका हूँ और मॉडिफिकेशन की ना लिस्ट खत्म नहीं हो रही है, तो चलो आगे बढ़ते हैं। अगली जो मैंने फंक्शनल मॉडिफिकेशन कर रखी है वो कर रखा है इसका जो इंफोटेनमेंट सिस्टम आता है। तो मेरे पास 2019 मॉडल है, टॉप मॉडल था उस टाइम का। उस टाइम पे इसका जो इंफोटेनमेंट सिस्टम आता था वो आता था वायर्ड एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले वाला। वो भी ठीक था, बट मुझे चाहिए था वायरलेस, और वो थोड़ा सा लैगी भी था। अभी भी होगा पता नहीं, बट जो नई वाली आती है, बट वो वाला लैगी था। तो मैंने इसको रिप्लेस कर लिया था एक 2 GB का एंड्रॉयड बेस्ड सिस्टम से, जो कि वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले सपोर्ट करता है। 2.5-3 साल हो चुके हैं इसे भी लगवाए हुए, ऐसा सच कोई भी इशू नहीं आया अभी तक। देख रहे हो स्मूथ एंड क्रिस्प चलता है, मतलब हल्का सा टच करो, फेदर टच है इसका, बिल्कुल मक्खन चलता है। कभी भी वायरलेस कनेक्टिविटी में कोई ऐसा इशू नहीं आया। DSP वाला मॉडल है, साउंड भी इसकी बहुत ही बढ़िया आउटपुट प्रोड्यूस करता है। लेकिन इसमें जो है एडिशन कंपनी का बाय द वे, इसमें जो एक छोटी सी प्रॉब्लम 4-5 महीने में आ जाती है कि जब आप गाड़ी अपनी स्टार्ट करते हैं ना, तो कई बार होता है ये ऑन ही नहीं होता, पूरा ब्लैंक आउट रहता है। आपको लगता है कि या तो ये खराब हो गया है या इसके पीछे इसकी पावर सप्लाई कट ऑफ हो गया, वायर टूट चुकी है। मतलब मैं शुरू में तो मैं बहुत वो हो गया था, मैंने फिर इसके जहाँ से खरीदा था वहाँ फ़ोन किया, उन्हें भी नहीं समझ आया। बट और ऐसा 4-5 बार हुआ, मतलब 1 साल में 4-5 बार हो गया, और अभी भी हर 4-5 महीने में 1 आध बार हो जाता है। बट वो ना फिर अपने आप गाड़ी चला रहे हैं, दोबारा बंद करेंगे 15-20 मिनट आपने अगर गाड़ी बंद रखी उसके बाद दोबारा स्टार्ट करेंगे तो वो चल जाता है। उसका रीज़न क्या है अभी तक समझ नहीं आया। या अगर आपको इमीडिएटली चलाना है, आप देख रहे हो इसमें एक ये रीसेट का होल दिया हुआ है, RST लिखा हुआ है। इसमें कोई भी पिन लेके आप इसके अंदर दबा के रखे, गाड़ी को स्टार्ट करें और इसको प्रेस करके रखे, ये रीसेट हो जाता है और तब भी ये स्टार्ट हो जाता है। और रीसेट करोगे तो फिर वही ब्लूटूथ और वाईफाई आपको दोबारा कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। तो ये इसका थोड़ा सा अनोइंग डाउनसाइड है। तो दोस्तों अब बात करते हैं कंफर्ट मॉडिफिकेशन की। कंफर्ट के लिए मैंने जो इसमें एक मेजर मॉडिफिकेशन करवा रखी है वो करवा रखी है इसके कैप्टन आर्मरेस्ट, दोनों ड्राइवर और को ड्राइवर सीट के लिए। देख रहे हो इससे बेनिफिट क्या हुआ है, एक तो आपका कंफर्ट बढ़ गया, ड्राइव करते हो आप हाथ ऐसे रखो या ड्राइवर इस पर भी रख सकता है, बिल्कुल ही कंफर्टेबल रहता है। को ड्राइवर भी रख सकता है, मतलब बिल्कुल ही कन्वीनियंस हो जाती है, ऐसा लगता है आप सोफे पे बैठे हैं, बहुत ही मजा आता है, कंफर्ट मिलता है। प्लस इसकी लुक भी बहुत ही बढ़िया लगती है, जो भी देखता है कहता है वाह यार बहुत ही बढ़िया लग रहा है। खासतौर से पीछे बैठा हुआ अगर सामने देखेगा, एक परफेक्ट लुक जो है क्रिएट करता है कंफर्ट के साथ साथ। बट इसका डाउन साइड अभी मैं बताता हूं, उससे पहले मैं बताता हूं, अब जो हमारी नई ड्राइवर आती है उसमें ऑलरेडी ड्राइवर साइड एक कैप्टन आर्मरेस्ट आता है जो कि बेकार क्वालिटी का है। मैंने उसे देखा हुआ, बहुत ही हल्की क्वालिटी का और पतला सा है, मतलब मज़ा सा नहीं आता उसमें, बहुत ही ऊपर सा लगा हुआ है वो। तो अगेन उससे ये मैं बोलूँगा ऑलमोस्ट 10-20 गुना ज़्यादा फ़ायदेमंद है, ज़्यादा कंफर्ट प्रोवाइड करता है, नो डाउट अबाउट इट। अब इसका डाउन साइड देखने को क्या मिलता है और कब मिलता है, वो मिलता है जब इसके दोनों आर्म रेस्ट को आपने इनेबल किया हुआ, जैसे मैंने अभी करा हुआ ड्राइवर और को ड्राइवर, जब आपने दोनों रखे हुए हैं ना, तो हैंड ब्रेक लगाना, देख रहे हो हैंड ब्रेक लगाना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। हालांकि अभी सीट मैंने काफ़ी पीछे करी हुई है, अब मैं सीट अगर आगे कर दूंगा तो प्रॉब्लम थोड़ी सी कम हो जाएगी, बट स्टिल आपको जो है ना आदत डालनी पड़ेगी हैंड ब्रेक लगाने की कि यहाँ से डालो, मतलब थोड़ा सा वो एनोइंग हो जाता है। मुझे आदत पड़ भी गई है और नहीं भी पड़ी है अभी तक, लेकिन ये थोड़ा सा अनोइंग है। द मोमेंट आप सिर्फ ड्राइवर साइड वाला यूज़ कर रहे हैं फिर तो कोई इशू ही नहीं है, आप इसको ऐसे यूज़ करो कैसे भी हाथ डालो फिर इशू बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। या ड्राइवर वाला नहीं कर रहे हैं, सिर्फ को ड्राइवर वाला कर रहे हैं, क्योंकि आप ऐसे भी ड्राइव कर सकते हैं, देख रहे हो, तो भी कोई इशू नहीं है। जब प्रॉब्लम आती है जब हमारे ये दोनों आर्म रेस्ट जो है ना हमने जो है एंगेज कर दिया है। और थोड़ी सी प्रॉब्लम एक और आती है कि जो नीचे हमारा ग्लव बॉक्स है इसको ऑपरेट करने के लिए वही जैसे हैंड ब्रेक की प्रॉब्लम है, उसको थोड़ी आदत डालनी पड़ेगी, क्योंकि ये स्पेस जो है यहाँ पर आगे कम हो गया है, यहाँ पर ज़्यादा है, तो आपको ऐसे खोल के फिर देखना पड़ता है अंदर के क्या चीज़ है। मतलब ये इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, बट ये हैंड ब्रेक वाली ना थोड़ा सा एनॉय
करती है। तो मेरी रिकमेंडेशन ये है कि अगर आपको दोनों कैप्टन आर्मरेस्ट नहीं चाहिए ना, तो आई विल रिकमेंड जस्ट गो विद ड्राइवर साइड आर्मरेस्ट। दोनों से देखो कंफर्ट जरूर बढ़ा है, बट थोड़ी सी आपकी इनकन्वीनियंस भी बढ़ गई है, जिसकी आपको आदत डालनी पड़ेगी। तो दोस्तों कंफर्ट के लिए एक और मॉडिफिकेशन मैंने खुद से करी थी DIY, वो ये है कि जो इसकी रियर सीट है ड्राइवर के बैक साइड वाली 60-40 में जो 60 वाली सीट है, वो हमारी ड्राइवर पे ना पूरी तरह से फोल्ड नहीं होती थी। वो सिर्फ एक 30 डिग्री या 45 डिग्री के आसपास पे फोल्ड होती थी, इतना। अगर मैं दिखाऊं आपको, थोड़ा सा और करता हूँ, इतना, बस इतना फोल्ड होती थी। लेकिन मैंने इसे खुद से सीट निकाल के कटिंग करके DIY प्रोसेस के थ्रू इसको पूरा फोल्डेबल बना दिया है। अब क्योंकि मैं कैंपिंग वैम्पिंग भी करता हूँ, तो पूरा 6x4 का एक बेड क्रिएट हो जाता है। अब हम जैसे व्लॉगर्स की वीडियो देख के ना, अब नई वाली रेनो ट्राइबर में भी कंपनी ने इसको इस तरह से इनेबल कर दिया है। देख रहे हो, कुछ तो फ़ायदा होता है। कहीं ना कहीं तो कंपनी सुनती है, वीडियोस देखती हैं, बट बहुत सारी बातें नहीं भी सुनती है। एनीवेज, तो मैं ये बता रहा हूँ कि अब देखो हमारा जो है ना, ये सिस्टम पूरा फोल्डेबल बन चुका है। बस मैं इसे ऐसे करूँगा एंड दैट्स इट, हमारी सीट जो है वो पूरी की पूरी फोल्ड हो जाएगी। ये तो हुआ इसका बेनिफिट, बट इसका डाउन साइड क्या हुआ? देखो पहले जो था ना सीट, ये 45 डिग्री एंगल तक फोल्ड जब होती थी, उसके बाद आप इसको इसे आगे पीछे कर सकते थे। मतलब द मोमेंट आपने 45 डिग्री पे फोल्ड किया, आप इसको बस यहीं से खींचेंगे ना, तो सीट ये आगे पीछे हो जाती थी। अब वो फंक्शनैलिटी जो है हम लूज कर चुके हैं। अब अगर मुझे आगे पीछे करना है, तो आई हैव ओनली वन वे, कि मैं इसको यहाँ से इस लीवर को पुल करके, देख रहे हो, इस तरह से आगे या पीछे करूँ। देख रहे हो, यहाँ से करने वाला जो फंक्शनैलिटी थी ना, वो अब मैं लूज़ कर चुका हूँ। क्यों लूज़ कर चुका हूँ? क्योंकि द मोमेंट आप इसको प्रेस करोगे, अब ये पूरी फोल्ड हो जाएगी, यहाँ पर आगे रुकेगी कि नहीं, और वो बेसिकली आगे पीछे नहीं हो पाएगी। तो ये थोड़ा सा एक इनकन्वीनियंस जो है ना क्रिएट हो गया, बेसिकली फंक्शनैलिटी लूज़ हो गया। क्योंकि कई बार थर्ड रो में जाना होता था, ये पूरी की पूरी टंबल हो जाती है, तो यहाँ से भी आप जा सकते थे कि थोड़ा सा ये 45 डिग्री आगे हुई और उसके बाद आपने उसे स्लाइड कर दिया। अब यहाँ से जाने के लिए आपको यहाँ पर पकड़ के पूरी सीट को आगे करना पड़ेगा। तो वो फंक्शनैलिटी जो है ना, अब हम लूज कर चुके हैं। तो गाइस, अब ना मैं आपको ऐसी 2 मॉडिफिकेशन बताता हूं जो मैंने अपनी गाड़ी में कर रखी है, जिसने आज तक कोई भी प्रॉब्लम नहीं दी है, जिसका कोई भी डाउन साइड अभी तक मुझे नहीं मिला है। जिसमें नंबर 1 है गाड़ी का हॉर्न। आपको पता है इस रेनो ड्राइवर में वो पी वाला एक सिंगल टोन टाइप हॉर्न आता है, मतलब जिसकी आवाज़ बहुत ही घटिया है। इसको मैंने रिप्लेस कर लिया था लगभग 4-5 साल पहले एक डुअल टोन हॉर्न के साथ, जो कि आई थिंक हेला का लगवाया था मैंने, हेला या मिंडा का था, दोनों में से आप कोई भी लगवा सकते हैं, इक्वली गुड है दोनों। तो जिसने आज तक मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं दी है, अभी तक ख़राब नहीं हुआ, टच वुड, फिंगर क्रॉस्ड, अभी तक ये बहुत ही बढ़िया वर्क कर रहा है और उसकी परफॉर्मेंस भी बहुत ही अच्छी है। ये तो हुआ नंबर 1। और नंबर 2, इसके मैंने फ्रंट जो दोनों स्पीकर हैं उसको निकलवा के मैंने JBL इन्फिनिटी के कंपोनेंट स्पीकर विद ट्विटर लगवा रखे हैं। उसने भी टच वुड अभी तक मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं दी है, साउंड क्वालिटी एक नंबर है। हाँ, एक चीज़ और, एक मॉडिफिकेशन और है जिसने मुझे प्रॉब्लम कभी भी नहीं दी है, वो है इसकी कैबिन लाइट्स। इसकी कैबिन लाइट जो है हेलोजन आती थी उस टाइम पे, अब शायद LED हो गई है, बट वो भी इतनी बढ़िया क्वालिटी की नहीं है। इसको मैंने रिप्लेस किया था वाइट LED से, ये वाली भी और बैक साइड वाली भी। इसको भी करे हुए मुझे 4-4.5 साल हो चुके हैं, और इसने भी टच वुड अभी तक कोई भी प्रॉब्लम मुझे नहीं दी है। बहुत ही बढ़िया तरह, रात को बहुत ही मतलब उजाला सा कर देती है, बहुत ही मतलब और बढ़िया भी लगती है। तो दोस्तों, अब ना मैं आपको अपनी गाड़ी के बूट में ले आया हूँ। यहाँ पर भी देख रहा हूँ मैंने थर्ड रो निकाल रखी है, यहाँ पर भी मैंने एक DIY से अपनी गाड़ी को एक चलती फिरती कैंपर वैन में कन्वर्ट कर रखा है। खुद से करी थी, पूरी वीडियोस आपने मेरे यूट्यूब चैनल पे देखी होगी। ये है हमारा प्रोजेक्ट अफलातून, जिसमें किचन है, स्टोरेज है, मतलब सब कुछ है, सिंक लग सकता है, पूरे का पूरे सारी वीडियोस मेरे चैनल पे है। इसके बारे में हम आज बात नहीं कर रहे हैं, इसके लिए मैं डेडिकेटेड वीडियो बनाने वाला हूँ। ये पूरा सेटअप मैंने अंडर 6000 बनाया था, जो कि इंडिया की सेफेस्ट वाटर प्रूफ, टर्माइट प्रूफ, फायर प्रूफ कैंपर वैन सेटअप है। तो ये आप मेरे चैनल पे इसकी सारी वीडियोस देख सकते हैं, और इस पर मैं एक डिटेल वीडियो भी बनाने वाला हूँ कॉस्टिंग को लेके, और ओवरऑल पूरा सेटअप दोबारा से दिखा गया। हालांकि आप इसे मेरे कैंपिंग ट्रिप्स में देख चुके हैं, बट एनीवे इस पर डेडिकेटेड मैं बनाने वाला हूँ। इसको मैं आज कवर नहीं कर रहा हूँ क्योंकि इस पर एक डेडिकेटेड वीडियो आने वाली है। तो दोस्तों, ये थी इस गाड़ी की छोटी सी मॉडिफिकेशन लिस्ट, एंड आई होप मैंने सब कुछ कवर कर लिया। अगर कुछ कवर ना हुआ हो तो आप मुझे कमेंट करके बता देना, मैं उसको भी कवर कर लूँगा। तो यार, आज की वीडियो का एजेंडा सिर्फ ये था, ये बताना था आपको
कि कोई भी मॉडिफिकेशन जो है ना वो परफेक्ट नहीं होती है। यार जब इंसान ही परफेक्ट नहीं है तो कोई मॉडिफिकेशन कैसे परफेक्ट हो सकती है जो कि इंसान खुद करता है। तो मतलब आपको, मेरा मुद्दा यही था कि आपको पता होना चाहिए, दोनों पहलू पता होने चाहिए, कि ऐसा नहीं है कि किसी यूट्यूबर ने दिखाया कि मैंने फलाना कर दिया, ढिमकाना कर दिया, बस अब पूरी दुनिया ऐसे कर ले, ऐसा नहीं है। आपको अपनी नीड्स देख के कि कौन सी मॉडिफिकेशन आपकी नीड को ज़्यादा फुलफिल कर रही है, उसका डाउन साइड समझ के और फिर उस मॉडिफिकेशन पे जाएं। किसी को देखा देखी में करके मत जाएं। जैसे मैंने आज आपको पूरी डिटेल में बताया कि अगर आप मेरी वाली गाड़ी में जो मैंने मॉडिफिकेशन करवाई है अगर आप वो करवाते हैं तो क्या क्या फंक्शनैलिटी आप लूज़ करेंगे, मान के रखना है इसको। मतलब आपको ये देखना है, अगर प्रॉस बेटर है तो उसको लगवा लो, अगर कॉन्स ज़्यादा हो रहे हैं तो फिर उसको आप मत लगवाओ, क्योंकि अल्टीमेटली पीस ऑफ माइंड जो है वो ज़्यादा ज़रूरी होता है। बाय द वे, थैंक यू सो मच। इंस्टाग्राम पे आप लोग बहुत ही मुझे अच्छा प्यार दे रहे हो, सेम प्यार यहाँ भी बरकरार रखना। तो चलो गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, सी यू, लव यू।